नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग जीएस पेपर 4 यूपी पीसीएस मेंस 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसी से संबंधित चीज़ों पर बात करेंगे। 20 में से 13 प्रश्न जो हैं वो पीसीएस एकेडमी की नोट से आए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इन चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया था, ठीक है, कुछ कारणों की वजह से। अब आज की डेट में चीज़ों को हम लोग एक एक करके जितने भी प्रश्न आए हैं उन चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें और भी हैं दोस्तों कि जैसे यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी चीज़ें हैं ये स्लाइड बनाकर मैंने सारी चीज़ों को इसीलिए आप लोगों के सामने लाया हूँ, ठीक है। अब जीएस पेपर 4 का प्रश्न एक एक प्रश्न करके अच्छे से चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें आई हैं। पहला प्रश्न देखिए, जीएस पेपर 4 2020 यूपी पीसीएस मेंस का पेपर है ये। और पहला प्रश्न देखिए, मूल्य सृजन में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो एक एक करके इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से देखिए कि जो भी प्रश्न कराए गए हैं उससे आए हैं या नहीं आए हैं। मैं जो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ वो ओवरऑल नोट्स और जो वीडियोस हैं, पीडीएफ हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं केवल टेस्ट सीरीज़ और जो ड्राफ्टिंग आप लोगों को दी गई है उससे बातें हो रही, ठीक है। तो पहला प्रश्न ही देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, डायरेक्टली जो है मूल्यों को विकसित करने में परिवार समाज की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये सारी की सारी चीज़ें कराई गई हैं 2018 से। 2018 के मेन से सारी की सारी चीज़ें, ड्राफ्टिंग, फुल टेस्ट सीरीज, सारी की सारी चीज़ें जो दी जा रही हैं उसी में से संबंधित चीज़ों को छांट कर मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। और यह जो पेड ग्रुप से जो लोग जुड़े हुए हैं वो ये चीज़ें आप लोगों के पास में होंगी भी, आप इनको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न था। अब देखिए, आधारभूत मानवीय मूल्य कौन कौन से होते हैं, इनके महत्व को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब अगली चीज़ क्या है, मूल्यों के विकास में समाज तथा परिवार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये भी देखिए डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है आप टेस्ट सीरीज से। फुल टेस्ट 4 है, ठीक है। और इसमें जो प्रश्न है वो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए, नैतिक मूल्यों के विकास में स्कूल शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो ये चीज़ें अगर जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने भी ये इन चीज़ों की प्रैक्टिस अगर कर ली होगी तो सारी की सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। देखेंगे एक एक प्रश्न को आप गिनते जाइए, देखते जाइए सारी की चीज़ों को कि एक एक प्रश्न जो है वो कई कई बार आप लोगों के सामने आया है। अगर आपका कर्तव्य बस इतना था कि आपको लिखना था, प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, शासन में पारदर्शिता के लिए, ध्यान रखिएगा, शासन में पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार की भूमिका की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया है। अब आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। देखिए, टेस्ट सीरीज से प्रश्न आया है, फुल टेस्ट 32 का प्रश्न है। 5वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए, सूचना का अधिकार सुशासन की मास्टर कुंजी है। ये आपने किया होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। ये आपके देखिए डायरेक्टली प्रश्न आया है, यही चीज़ पूछी गई है। बस आपसे जो चीज़ें हैं, सूचना का अधिकार ने किस प्रकार शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है, स्पष्ट कीजिए। 125 शब्दों में पूछा है। अब देखिए दूसरा प्रश्न बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे टेस्ट सीरीज में पूछा गया है, ठीक है। और ये जो ऑल शॉर्ट टेस्ट है, मतलब जैसे पुराने जो टेस्ट थे तो उनको एक साथ कर दिया गया था, तो उसी की पीडीएफ से ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। और एक प्रश्न जो है वो कई कई बार पूछा गया है, देख सकते हैं। सूचना के अधिकार ने शासन व्यवस्था में किस प्रकार सुदृढ़ बनाया, विश्लेषण कीजिए 200 शब्दों में। अगर आपने इन प्रश्नों की प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो नो डाउट आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, बेईमान अधिकारियों के अभियोजन के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता भ्रष्टाचार के लिए एक सुरक्षा की ढाल है। तो आपको जो शासन व्यवस्था, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, ठीक है, सिविल सेवा जो होती है, उसमें भ्रष्टाचार के आयामों को, सारी की सारी चीज़ों को बताना था अच्छी तरीके से, चीज़ों को कि भाई किस तरीके से
बेईमान अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, तो इनके लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता और भ्रष्टाचार के लिए एक सुरक्षा ढाल बनते हैं आकर कि भाई वो खुद ही भ्रष्ट इंसान हैं, तो वो भ्रष्टाचार करने में और आगे रहेंगे, एक ढाल का काम करेंगे। तो अब इसी से संबंधित जो चीज़ें पूछी गई हैं, देखिए सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के रोकथाम की सुझाव दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रशासन में भ्रष्टाचार को समझाइए तथा भ्रष्टाचार रोकने के उपाय बताइए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करी होगी। ये क्वेश्चन नंबर भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 190 है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय सुझाइए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप ये जो प्रश्न पूछा गया था उसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए, दो शब्दों पर सिविल सेवा के संदर्भ में विवेचना करनी थी कि निष्पक्षता और प्रतिबद्धता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दो शब्दों पर आपको लिखना था। 8 नंबर का प्रश्न था ये। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। माने ओवरऑल में सारी की सारी चीज़ों, पारदर्शिता हो गई, जवाबदेही हो गई, सेवा बाय हो गया, निष्पक्षता और न्याय हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ों को कराया गया है। अगला देखते हैं, अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ देख लीजिए, पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और न्याय, सेवा भाव, ये सिविल सेवा के संदर्भ में प्रासंगिकता बतानी थी। एक 60वां नंबर क्वेश्चन है। अगली चीज़ देखते हैं, सिविल सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए 125 शब्दों में। आइए आगे देखते हैं, निष्पक्षता और जवाबदेही शासन व्यवस्था में क्यों जरूरी है, इसको स्पष्ट करना था। आगे देखते हैं, देखिए आइए अगले प्रश्न में। देखिए, इस टाइप के प्रश्न जैसे केस स्टडी टाइप में प्रश्न होते हैं, तो वो कभी भी किसी के प्रश्न से भी नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि केस स्टडी जो होगी वो प्रत्येक वर्ष नई बनती है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल में कहें तो ये चीज़ें अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं जो प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो 5वां प्रश्न आपका नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। आप प्रशासनिक कार्यों में संवेगात्मक बुद्धि को कैसे लागू करेंगे, ध्यान रखिएगा, कैसे लागू करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, संवेगात्मक बुद्धि, भावनात्मक क्षमता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसी के बारे में आपको बताना है। तो इस पर बहुत सारे प्रश्न भी बनाए गए हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के आधुनिक मॉडलों को स्पष्ट करते हुए इन मॉडलों की सिविल सेवकों को कैसे सहायता करेगी, तो किस प्रकार इनको लागू कराया जा सकता है, किस तरीके से इसको ये हेल्प करेगी, तो आप अच्छे से चीज़ों को लिख सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन ये चीज़ें आई हैं। आगे देखते हैं, एक मिनट, सॉरी। देखिए, भावनात्मक क्षमता किस प्रकार एक सिविल सेवक के लिए उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। 150 शब्दों में पूछा गया है। ठीक है, देख सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें जो टेस्ट सीरीज दी गई थी और जो आपको ऑल सॉल्ट टेस्ट वाली पीडीएफ का ही स्क्रीनशॉट ये है, देख सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा प्रश्न है, भावनात्मक क्षमता से क्या तात्पर्य है, शासन में इसकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। आप किसी भी तरीके से लिखें, तो आप अगर इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रखे हैं आपने, तो आपकी सारी की सारी चीज़ें बेहतर हो जाती। आइए आगे प्रश्न में चलते हैं। 6वें नंबर प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया था। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, लोक सेवक से आप क्या समझते हैं, लोक सेवा के लिए आवश्यक किस प्रकार की अभिक्षमता का अभिक्षमता का होना विचारणीय है, मतलब कौन कौन सी योग्यताएं आपके अंदर एक लोक सेवा के लिए होनी चाहिए, कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, कौन कौन से गुण आपके अंदर होने चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी थी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आइए एक एक करके देखते हैं। एक लोक सेवक अभिवृत्ति के द्वारा मूल्यों की स्थापना में कैसे सहयोग प्राप्त कर सकता है, तो ये चीज़ें अभिवृत्ति के कार्य और सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगला प्रश्न इसी पर ही, व्यक्ति में अभिवृत्ति का निर्माण एवं विकास कैसे होता है, ये भी सारी सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब मूल्य कौन कौन से होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। लोक सेवक शब्द से क्या अभिप्राय है, देखिए लोक सेवक को प्रत्याशित भूमिका पर विचार कीजिए, तो क्या क्या भूमिका अदा करता है, कौन कौन से मूल्य, कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें इस प्रश्न में बताई गई हैं। प्रश्न संख्या 243 है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। ये देखिए, एक सिविल सेवक के जो बुनियादी मूल्य हैं
या लोक सेवक के बुनियादी मूल्य जो होते हैं या कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए उनको आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। लोक सेवक शब्द का अर्थ बताना था और उसके जो कौन कौन सी क्षमताएं होना चाहिए ये बताना था। अगली चीज़ क्या है? सहिष्णुता, सहानुभूति। ध्यान रखिएगा, सहिष्णुता और सहानुभूति के बारे में अंतर बताना है, और अभिवृत्ति और अभिक्षमता। अभिवृत्ति और जो आपका एप्टीट्यूड जो होता है, ठीक है, तो अभिवृत्ति अभिक्षमता के बीच में अंतर बताना है। ठीक है, अब आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं। देखिए, सहानुभूति समानुभूति की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। बताइए कि क्या समानुभूति और विभाग हो सकते हैं? ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अगला क्या है? करुणा, सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, समानुभूति, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगला प्रश्न जो है आपका, देखिए, अभिवृत्ति और अभिरुचि। ठीक है, एटीट्यूड अभिवृत्ति होता है और एप्टीट्यूड आपका अभिरुचि होता है। इसमें अंतर स्पष्ट करते हुए इसके आवश्यकता सिविल सेवा में क्यों है, इसको स्पष्ट करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रश्नों के माध्यम से कराई गई हैं। ये आपको जो पेड ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं, तो वो ऑल शॉर्ट टेस्ट जो दिए गए थे, तो उसी में से आपके प्रश्न हैं। आगे देखते हैं क्या है? अभिवृत्ति तथा अभिरुचि को उदाहरण सहित समझाइए। फिर वही प्रश्न दे दिया गया है, बिल्कुल लाइन टू लाइन प्रश्न पूछे गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा है? सहानुभूति समानुभूति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हर तरीके के प्रश्न आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से कराए गए हैं। ये चीज़ों को आप देख भी सकते हैं, कितनी एक एक बार नहीं, कई कई बार ये प्रश्न आपको कराए गए हैं। सहानुभूति समानुभूति में अंतर, ठीक है, सहिष्णुता और इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है आपको। सहिष्णुता और करुणा की सिविल सेवा में भूमिका को स्पष्ट कीजिए, तो ये भी आपका प्रश्न आया है, कराया गया है। अभिवृत्ति, अभिरुचि तथा रुचि में उदाहरण सहित समझाइए, तो तीनों को आपको समझाया गया है। इस प्रश्न में अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप बेहतर तरीके से वहाँ लिख सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका? कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता और करुणा के मूल्य को किस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं, उदाहरण से समझाइए। अब देखिए, सहिष्णुता और करुणा जस्ट अभी पुराने वाले प्रश्न में ही आपको कराया गया है। ठीक है, ये देखिए, सहिष्णुता और करुणा की सिविल सेवा में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये इसी प्रश्न से ही ये चीज़ें हो जाती है। अगर ये चीज़ें आपने कर रखी हैं तो उसके बावजूद भी कई और प्रश्न भी कराए गए हैं। देखिए, कमजोर वर्गों के प्रति अभिवृत्ति क्या होती है? आपके अंदर करुणा होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए। ये किस प्रकार किया जा सकता है, तो ये भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो क्या क्या आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है, ईमानदारी। ईमानदारी देखिए, एक होती है ऑनेस्टी और एक होती है प्रोबिलिटी। तो प्रोबिलिटी आपसे पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। शासन में ईमानदारी के दार्शनिक आधार को स्पष्ट करना है, स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो अब यही बताना है। अब देखिए प्रश्न कौन कौन से आए हैं। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी में भिन्न है, एक सिविल सेवक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसमें आपको बताया गया है। ठीक है, और डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया है, सिविल सेवा के लिए महत्वपूर्ण मूल्यों की विवेचना कीजिए, इन मूल्यों की महत्ता को बताइए। तो इसमें भी ये चीज़ें आ जाती हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न जो आया है वो डायरेक्टली चीज़ें, प्रश्न बिल्कुल वही है। ठीक है, इस ईमानदारी से आप क्या समझते हैं, इसके शासन में क्या महत्व है, शासन व्यवस्था में क्या महत्व है। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको बेहतर रूप में डायरेक्टली क्वेश्चन चीज़ों से जो पेपर है उसमें आए हैं। आगे देखते हैं, आगे कौन सा प्रश्न है। देखिए, आचार सिद्धांत के किन 5 सिद्धांतों को आप प्राथमिकता प्रदान करेंगे और क्यों करेंगे, विवेचना कीजिए, यह आपसे पूछा गया है। अब देखिए, आचरण के जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है या आचरण सिद्धांत जो होते हैं, तो उनके अंतर्गत कौन कौन से मूल्य हैं, सिद्धांत हैं जिनको आप प्राथमिकता प्रदान कर और क्यों करेंगे, इसमें अपना मत भी देना था, लेकिन आपको पता होने चाहिए कौन कौन से सिद्धांत हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा 12वां प्रश्न है। देखिए, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता, न्याय, सेवा भाव। सिविल सेवा के संदर्भ में ये चीज़ें वही कराई गई हैं। अगली चीज़ क्या है,
अगला प्रश्न जो है आपका सार्वजनिक जीवन के आधारित सिद्धांत क्या हैं, इनके किन्हीं 3 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो उसमें 5 पूछा है, इसमें 3 बताए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक सेवकों के आचरण के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आचरण के सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है। अगली चीज़ क्या है, अगला प्रश्न देखिए, करुणा, सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, समानुभूति। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं सिविल सेवकों के लिए हैं और ये से एक सिविल सेवक में अपेक्षा की जाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न देखिए, कुछ क्वेश्चन नहीं आए हैं, मैंने बताया भी 13 क्वेश्चन आए हैं और 7 क्वेश्चन नहीं आए, जिसमें केस स्टडी और कुछ सारे के सारे केस स्टडी टाइप के प्रश्न हैं और एक नया प्रश्न है, जैसे ये आपका गीता वाला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो प्रश्न है, कहाँ गया आपका ये वाला जो प्रश्न था। ठीक है, तो इसमें देखिए जो प्रश्न हम लोगों ने 12वें क्वेश्चन तक देख लिया था। अब उसके बाद ये वाला प्रश्न 13वां, 14वां, 15वां ये प्रश्न नहीं आए हैं। ठीक है, तो नहीं आए हैं तो इसके लिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये 15 तक हो गया, 15 के बाद अब आगे देखेंगे। आइए आगे वाले प्रश्न में चलते हैं। 16वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है। यह व्यक्तिगत और कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया 16वां नंबर क्वेश्चन। इसको देखिए। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु हैं, महात्मा गांधी का वक्तव्य है, इसको आपने किया होगा। उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है, यह व्यक्तिगत जीवन एवं कार्य जीवन किस प्रकार प्रभावित करता है, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए पूरा का पूरा एज इट इज क्वेश्चन आया है टेस्ट सीरीज में चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, ये देखिए ऑल सॉल्ट टेस्ट जो आपको पेड ग्रुप में दिए गए हैं, एक पीडीएफ जो दी गई थी जिसमें सभी छोटे छोटे टेस्ट जो 10 प्रश्न के 5 प्रश्न के जो पहले कराए जाते थे, तो उन्हीं में से प्रश्न आया है। देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को कि किस प्रकार प्रश्न आए हैं पेपर में। आगे चलते हैं। आगे कौन सा प्रश्न है आपका, देखिए ये वाला अप्लाइड क्वेश्चन है, तो इसको आपको अपने तर्कों के आधार पर चीज़ों को बताना था। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, लोक सेवकों के लिए आवश्यक बुनियादी मूल्यों को संक्षेप में कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है और बहुत बार कराया गया है। ठीक है, तो देखिए कई बार सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित प्रासंगिकता का परीक्षण है, जो सिविल सेवकों के जो बुनियादी मूल्य हैं उनको आपको बताना था, तो ये कई बार कराया जा चुका है। देखिए सिविल सेवा के लिए महत्वपूर्ण मूल्यों की विवेचना कीजिए तथा इन मूल्यों की महत्ता स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन कराया गया है। पेपर 4 का प्रश्न संख्या जो है वो 89 है। आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। ये चीज़ें केवल ड्राफ्टिंग और टेस्ट सीरीज से हैं। ठीक है, चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं। देखिए एक स्थिति ऐसी होती है कि जिस समय आपको कुछ नहीं पता होता और आप पेपर को देते हैं, और ऐसी भी स्थिति होती है कि जहाँ पर आपको 10 से 12 प्रश्न 13 प्रश्न अगर आपको किए हुए आ जाएं, बिल्कुल लिखे हुए, जिनको आपने लिखा है अपने घर पर बैठकर, तो वो आपके लिए बेहतर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है, देखिए इसी के ही सारे के सारे जो चीज़ें हैं, एक सिविल सेवक के बुनियादी मूल्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। टेस्ट पेपर 10 है, 5 प्रश्न दिए जाते थे, तो ये ऑल सॉर्ट वाली जो पीडीएफ है उसी में आपको दिए गए हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख सकते हैं बुनियादी मूल्य से क्या समझते हैं, एक सिविल सेवा के लिए यह क्यों जरूरी है। तो देखिए सारी की सारी चीज़ें आप किसी भी एंगल से अगर प्रश्न आ जाए तब भी आपने अच्छे से किया होगा। अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन हो चुका था। अब 19वां नंबर क्वेश्चन, 20वां नंबर क्वेश्चन केस स्टडी है, तो इसमें भी आपको अपने अनुसार ही चीज़ों को करना होगा। ठीक है, केस स्टडी के लिए मैंने बताया भी है किस तरीके से क्या अटेम्प्ट करना होता है, क्या नहीं अटेम्प्ट करना होता है। सामाजिक प्रभाव और अनुनय ने भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में योगदान दिया, विवेचना कीजिए। तो देखिए जो सामाजिक प्रभाव है, अनुनय है, तो ये किस तरीके से संबंधित है, और इसने कोरोना प्रसार बस अप्लाइड कर दिया था, इसको जोड़ दिया था कोरोना से। ठीक है, तो अब आपको चीज़ों को बताना है। देखिए
प्रभावी अनुनय जो परसुएशन जो होता है क्या है, इसके सामाजिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल लाइन टू लाइन चीज़ें आपसे पूछी, बस इन चीज़ों को अप्लाई करना था जाकर कोरोना प्रसार के संदर्भों में। ठीक है, तो ये प्रश्न जो भी चीज़ें हैं आपने देखी अभी तक। जीएस पेपर 4 के 20 में से 13 प्रश्न जो हैं वो पीसीएस एकेडमी के नोट से आए हैं, देख सकते हैं सारी चीज़ें। और अभी से 2021 के लिए जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो मुख्य परीक्षा का बैच चल रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, 50% फी ऑफ चल रही है, तो आप लोग अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 9140085178 पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का भी जो ग्रुप है, स्टडी ग्रुप, वो भी चल रहा है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करती है। लेकिन मेरे अनुसार अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, जिससे आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाए। और आप सोच कर देखिए कि जैसे एक व्यक्ति है जो प्रारंभिक परीक्षा से 2-2 घंटे कर रहा है, उसके बाद मुख्य परीक्षा जब आएगी वो पूरा दिन देगा। और एक व्यक्ति है जो प्रारंभिक परीक्षा के पूरे दिनों को उसने नहीं तैयारी करी, ठीक है, वो प्रारंभिक परीक्षा में ही लगा रहा। फिर उसके बाद मेंस आता है, मेंस के बाद 90 दिन मिलते हैं उसको। अब वो 90 दिन जो 140 दिन या 44 दिन जो व्यक्ति आंसर राइटिंग करके आया है उससे पीछे ही रहेगा हमेशा। और जो व्यक्ति इस समय आंसर राइटिंग करेगा वो हमेशा आगे रहेगा। और देखिए, मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन तभी होगा जब आपका उत्तर जो है वो बेहतर रूप का होना चाहिए। बेहतर ही नहीं, 12 व्यक्तियों से, देखिए 13 गुना व्यक्ति एक पोस्ट पर, एक सीट पर जाते हैं मुख्य परीक्षा में। तो आपको 12 लोगों से बेहतर लिखना है, लिखना ही नहीं है, बेहतर लिखना है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा जाकर। इंटरव्यू तो नगण्य ही होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए आज से ही और अभी से ही आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को आप लोग तैयार करते रहिए। और जो लोग भी यूपीपीसीएस मेंस प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 9140085178 इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और यह टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम पर ही आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सअप डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।